हाय एवरीवन, मैं अंकुश शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे अतुल्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अब एग्ज़ाम में महज एक दिन बाकी है, ठीक है, और ये अंतिम वीडियो है आपके लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स भी बताते चलूँगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तो मैं बताऊँगा ही। कल जो हम लोगों ने क्या किया था, 1 से लेके 30 तक, मतलब फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके 30 तक वो वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी आप देखेंगे। और इस वीडियो में 30 से लेके 60 तक 2020 का जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग परीक्षा में कौन कौन से तरीका, क्या क्या टिप्स हो सकते हैं एग्जाम के लिए, वो सब टिप्स पे भी क्वेश्चन करते करते उस पर हम चर्चा भी करते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, रिवीजन भी इससे होगा और परीक्षा कैसे दे उसकी जानकारी भी आपको इसमें मिलेगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पहुंच चुके थे 30 तक। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 31 है ना, 31 नंबर क्वेश्चन है। फिर से डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है बच्चों, d/dx ऑफ e टू दी पावर cos x, ठीक है। तो अंतिम दिन है आज, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पे और किस तरीके का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से आ सकता है बच्चों, मैं उस पर आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले सारा फॉर्मूला को चेक कीजिए, सभी फॉर्मूला को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के, जो भी क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस है वह एक बार डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देखते चले जाइए। फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद क्या कीजिए, जो भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस मिले हैं या मेरे वीडियोस को देख लीजिए, वहां से भी आपको क्या होगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, d/dx ऑफ e टू दी पावर cos x, d/dx ऑफ e टू दी पावर cos x, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, हमने जब फॉर्मूला पढ़ा तो फॉर्मूला था e टू दी पावर x अपॉन dx, क्या होगा, e टू दी पावर x। अब इस फॉर्मूला के जो भीतर छुपा हुआ इसका राज है उसको समझो। e का पावर जो कुछ भी रहेगा वही चीज ना नीचे है, और e टू दी पावर वही चीज, फिर से ये बन गया। इसका मतलब हमें कुछ यहाँ बदलना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, e का पावर में cos x है लेकिन नीचे तो x है। फॉर्मूला कहता है कि e के पावर में जो चीज यहाँ है, अगर आप वही चीज मतलब उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ही सही रिजल्ट तक पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या है, आपको अरेंज करना पड़ेगा, e टू दी पावर cos x नीचे आ जाएगा cos x, और cos x यहाँ होगा और नीचे हो जाएगा dx। तो e का पावर cos x और नीचे cos x के रेस्पेक्ट में e का पावर cos x ही होगा, जैसे e का पावर x के रेस्पेक्ट में e का पावर x हो गया। वैसे ही आगे cos x का माइनस sin x ही होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, e का पावर cos x होगा और साथ में माइनस sin x भी होगा, ऑप्शन डी। तो डिफरेंशिएशन में आपको ख्याल रखना है फॉर्मूला का। फॉर्मूला जब आप पढ़े, क्या पढ़े, जैसे मैं एक फॉर्मूला फिर से आपको बताऊं, जैसे आपने पढ़ा tan है ना x का x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा sec स्क्वायर x। अब इसको समझ लीजिए, tan के बाद यहाँ जो कुछ भी रहेगा, यहाँ अगर मान लो कुछ और रहा x के जगह, वही चीज आप यहाँ लाइए, तब sec स्क्वायर वही चीज हो जाएगा। लेकिन उस अरेंजमेंट के चक्कर में, जैसे यहाँ पे इस अरेंजमेंट के चक्कर में हमने क्या किया है बच्चों, ऊपर d cos x से मल्टीप्लाई किया है बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी तरीके से चेन रूल लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, आप समझ चुके होंगे, आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है, आप हमारा पिछला वीडियो अगर देखते हैं, मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, लेकिन आप 2021 वाला वीडियो देखिए, आप मॉडल सेट वाला वीडियो देखिए। अगर वो आप देखते हैं बच्चों तो क्या होगा आपको, है ना, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं यहाँ पे भी समझाता हूँ। क्वेश्चन है tan√3 माइनस कॉट इनवर्स, है ना, माइनस में √3 है बच्चों, tan√3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस में √3 है। क्या करना होगा, आपको इनवर्स वाला रूल याद रखना पड़ेगा। आपको रूल क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर साइन इनवर्स माइनस
क्या हुआ, साइन इनवर्स मान लो माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ये जो रूल्स हैं है ना, tan इनवर्स माइनस एक्स होगा तो क्या होगा, cos इनवर्स माइनस एक्स होगा तो क्या होगा। वैसे ही cot इनवर्स माइनस रूट थ्री है तो वो पाई माइनस cot इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। मतलब cot इनवर्स कहीं पे बच्चों cot इनवर्स क्या होगा, cot इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी सरल रेखा के दिक अनुपात अगर 1:3:5 हो तो सरल रेखा की दिक को ज्या क्या होंगी। आप समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। 2-3 क्वेश्चन आप उम्मीद लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में हो या 2 मार्क्स वाले में हो, है ना, या 5 मार्क्स वाले में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ जाए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या दिया है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो दिया है। क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया है बच्चों। और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो यहाँ दिया हुआ है 1:3:5 और हमसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइन, डीसीज पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों, याद रखिएगा कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो आप उन सब को स्क्वायर करके जोड़िए, उस पर रूट चढ़ाइए तो वो मैग्नीट्यूड निकलता है, उसका लेंथ निकलता है। ठीक है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकलता है और क्या होगा उस तरीके से निकलता है। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, उसी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 10, 5 का स्क्वायर 25, मतलब टोटल 35 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देख लो। पहला हमारा आंसर होगा 1/√35, 3/√35, 5/√35। कहाँ से ये √35 आया, तो जो डायरेक्शन रेशियो हमें दिया हुआ है, जो अनुपात दिया हुआ है, उसी अनुपात के हर एक एलिमेंट को हमने क्या किया, स्क्वायर करके जोड़ा और रूट के अंदर डाला और जो रिजल्ट है √35 उसी से हम अगर डायरेक्शन कोसाइन रेशियो को डिवाइड कर दें तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन तैयार हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सीख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, वो है कि इंटीग्रेशन dx। क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन dx, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है तो इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधा x प्लस k, मतलब ऑप्शन होगा पहला हमारा। ठीक है, उसके बाद है 35 नंबर की यदि pa बराबर 1/2 हो और pb बराबर 0 हो तो pa/b पूछा है बच्चों। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि pa/b कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या था बच्चों, तो pa∩b अपॉन pb है। ये है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चों, है ना। और अगर हम क्या करेंगे, देखो pb का वैल्यू 0 दिया है और 0 यहाँ डाल देंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो गया, अपरिभाषित हो गया, है ना, अपरिभाषित हो गया। ठीक है, अपरिभाषित हो गया। इसका मतलब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, परिभाषित नहीं, डी परिभाषित नहीं। चलिए उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन तो सिंपल है, मैंने बताया था कि कुछ टिप्स है जो आपको एग्जाम में काम आएगा, है ना। क्या करना है आपको, तो आपको जब ऑब्जेक्टिव का सीट मिले तो आप पहले एग्जाम से पहले मूड एक बना लें कि हमको जो आएगा, हमारा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहा है, जो भी चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले हम उसके क्वेश्चंस को दनादन करते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कम नहीं है, क्वेश्चन 100 है, जवाब 50 का देना है। तो आप पहले अपने फेवरेट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ढूंढते हुए करते जाएं अंत तक और देखिए कि टोटल कितना हुआ है। अगर उसी से 50 हो चुका है तो फिर रुक जाइए, किसी ऐसे क्वेश्चन में शुरू में मत उलझिए जो टफ लग रहा हो आपको, क्योंकि उलझाना ही मकसद होता है। आप उलझेंगे, समय अपना बर्बाद करेंगे और जब बर्बाद हो जाएगा फिर क्या करोगे, आसान क्वेश्चन भी गलत करके आ जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, शुरू से शुरू करना है और एकदम एक तरफ से सॉल्व करते हुए जो जो आपका फेवरेट चैप्टर रहा है उसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है 100 तक, और तब उसके बाद देखना है कि टोटल आपने कितना किया, उसके बाद रिस्क लेना है। ठीक है,
ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए टिप्स हो गया। मैं जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा फिर सब्जेक्टिव के लिए, फिर कैसे है ना, जो हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें से कौन से 4 करने हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको कैसे करना है वो भी बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पूछा है दो डिटरमिनेंट अगर आपस में बराबर है तो x का मान क्या होगा। देखो बच्चों क्या करेंगे, डिटरमिनेंट जो सॉल्व करने का तरीका है हमारा कि क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको करते हैं, मतलब इतना इंटू इतना क्या होगा, xx स्क्वायर माइनस 36 बराबर क्या होगा, इधर 36 माइनस 36 जीरो हो गया वो, है ना। फिर क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 36 आ गया, तो x बराबर प्लस माइनस 6 दोनों ही पॉसिबिलिटी है, तो हम दोनों पे ही टिक करेंगे क्योंकि स्क्वायर है उधर रूट चढ़ेगा, तो -6 का स्क्वायर भी बच्चों 36 होता है और +6 का स्क्वायर भी 36 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि a बराबर वेक्टर एक दिया हो और b बराबर अगर दिया हो और a क्रॉस b का मॉड पूछा हो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। आप इस कॉन्सेप्ट को मेरे साथ सीख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे दो वेक्टर का मैं बताने जा रहा हूँ। किस तरीके से यहाँ से आप एक डिटरमिनेंट के भी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि सिंपली किसी 3 रो 3 कॉलम वाले डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालेंगे, उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए a क्रॉस b जो बच्चों निकालते हैं वो आपको पता होगा, डिटरमिनेंट वाला प्रोसेस मैं यहाँ बता रहा हूँ, वहां भी आप ध्यान दीजिए। नहीं पता होगा यहाँ से आप सीख लेंगे। कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट बनाना है i j और k, पहला रो में i j k लिखना है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट किसका है, a का और b का, तो सबसे पहले a है बच्चों, तो a जो वेक्टर दिया हुआ है उसको लिखिए, तो 2i क्या है j 3k, इन सब के कोफिशिएंट को वहां लिखिए। तो i का कोफिशिएंट 2 है, j का 1 है, k का 3 है, 2 1 3। b में क्या है बच्चों, अब बाद में b है तो b वाला नीचे, 3 5 माइनस 2, 3 5 माइनस 2। अब अगर इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं रो 1 के थ्रू, एक्सपेंडिंग थ्रू r1, आप यहाँ डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। एक्सपेंडिंग थ्रू r1 के थ्रू एक्सपेंड करने पे क्या मिलेगा बच्चों, तो i इंटू पहला एलिमेंट i, इसको छोड़ के -2 -15 -17, तो -17 i हमारा पहला आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा a क्रॉस b निकल के सामने आने वाला है बच्चों। फिर क्या होगा, j इंटू इसको छोड़ेंगे तो -4 -9 -13 हो जाएगा, और -13 माइनस प्लस 13 कर देगा, क्योंकि हम डिटरमिनेंट में साइन कन्वेंशन क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस कुछ इस तरीके से लेते हैं। पहले वाला प्लस लेकिन नेचुरली वो माइनस आया है, माइनस लगाएंगे और माइनस आ रहा है, इस वजह से ये प्लस हो जाएगा। प्लस अब क्या होगा, k इंटू इसको छोड़ो, 5 गुना 2 10, 10 माइनस क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7, प्लस 7j प्लस 7 क्या हो जाएगा बच्चों 7k। ठीक है, 7k k इंटू होगा, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। एक बार रीचेक कीजिए, इस तरीका को एक बार फिर से समझिए, क्या किया हमने, कैसे एक्सपेंड किया। i इंटू इसको छोड़ के -2 -15 -79, फिर -j इंटू इसको छोड़ के -4 -9 -13 प्लस 13 हो गया। और फिर क्या हुआ बच्चों, फिर k प्लस k, इसको छोड़ के 5 गुना 10 माइनस 3 7। अब क्या करना है, इसका मॉड पूछा है, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, √17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर जोड़ लीजिए, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 169। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर, और जब हम सबको जोड़ेंगे बच्चों तो √507 हमारा आंसर होगा। मतलब √507
डी ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों। तो आप देख रहे हैं आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से, आपने अपने डिटर्मिनेंट को जो एक्सपैंड करते हैं वो मेथड भी आपने देखा किस तरीके से, और फिर मैग्नीट्यूड कैसे किसी वेक्टर का निकालते हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38 नंबर कि किसी बिंदु y बराबर x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, मतलब ये दो लाइन आपस में, एक लाइन है एक कर्व है, एक क्या है, एक लाइन है एक कर्व है, ये आपस में किस बिंदु पे कटेंगे, आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमें बताना है। यही पूछा है, किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र इतना की स्पर्श रेखा है, किस बिंदु पे है। तो बच्चों मैं बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां सिंपली क्या कर लेना है, क्योंकि ये दो कर्व है ना, तो दोनों कर्व क्या करेंगे, आपस में टच कहीं पे करेंगे। तो क्या कीजिए, y बराबर जो ये x प्लस 1 है, क्या दिया हुआ है देख लो बच्चों, दिया हुआ है y बराबर x प्लस 1, ठीक है, और एक दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, तो ये जो x प्लस 1 है अगर हम यहाँ डाल दें तो x प्लस 1 का स्क्वायर होगा बराबर 4x होगा, और ये x स्क्वायर होगा, फिर प्लस 1 होगा, फिर प्लस 2x होगा, वो इधर आएगा, माइनस 2x होगा, प्लस 1 बराबर 0। 4x इधर आएगा, इधर पहले से 2x है, 4x माइनस में आएगा। अब ये क्या हो गया, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0 हुआ, इसलिए x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन हमें यहाँ 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं x इक्वल्स टू 1 ही होगा, प्लस में ही होगा, प्लस माइनस कहां से हो जाएगा। चलो ठीक है, प्लस 1 ही होगा। अब ये जो 1 का वैल्यू है यहाँ डाल देंगे तो y बराबर 2 होगा, मतलब 1,2 हमारा आंसर होगा। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आया, अभी अभी मैंने डिटर्मिनेंट टाइप का वेक्टर का क्वेश्चन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बताया जो डिटर्मिनेंट के हेल्प से बच्चों सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, एक डिटर्मिनेंट है सारणी कितना का मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई, माइनस इतना इंटू इतना क्या होगा, देखिए क्या करना है, x स्क्वायर होगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा, 1 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अगर PA बराबर इतना हो, PB बराबर इतना हो, PA यूनियन B बराबर इतना हो, PA इंटरसेक्शन B पूछा है। ये प्रोबेबिलिटी का सबसे सिंपल फॉर्मूला जो 11th क्लास में आप पढ़े थे और 12th के एग्जाम में पूछा है। तो ये दुर्भाग्य है बिहार बोर्ड का कि कभी कभी है तो प्रोबेबिलिटी का, इसका ये तो मतलब नहीं कि आप 10th का क्वेश्चन पूछ दीजिए। लेकिन चलिए मैं बताता हूं क्या था ये फॉर्मूला कि PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। ठीक है, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। तो आप बच्चों देखिए, आपके पास PA का वैल्यू पता है, आपको PB का वैल्यू पता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो PA दिया है, PA कितना दिया है, तो PA 6/11 दिया है, PB कितना दिया है, तो PB 5/11 दिया है, और PA यूनियन B कितना दिया है, PA यूनियन B कितना दिया है, तो वो 7/11 दिया है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, तो ये जुड़ करके कितना होंगे, 6×5 11/11, 6/11 है, 5/11 है, तो PA हाँ 11/11 हो जाएगा, माइनस 7/11, तो 4/11 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर है A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवयु A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल और केवल, देखो व्युत्क्रम का क्या मतलब है, इन्वर्टिबल है ना,
ए और बी अगर एक दूसरे का इन्वर्टिबल है, इसका मतलब बच्चों अगर दो मैट्रिक्स जब भी इन्वर्टिबल होगा तो जब ए इंटू बी होगा और बी इंटू ए होगा तो वो आई के बराबर होगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी। कैसे होगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं बच्चों। मान लो ए बराबर 1 है ना, 2 है, ठीक है, और 3 है, 4 है, ऐसा कुछ है, तो ये क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया, हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। वैसे ही बी कोई अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, क्या पूछा, ए तथा बी, नहीं, ए तथा बी एक दूसरे के इन्वर्टिबल है ना, एक दूसरे का इन्वर्स है, इसका मतलब जो ए इन्वर्स हमारा होगा तो ए इन्वर्स क्या होगा, तो ए इन्वर्स मैं बताता हूँ बच्चों क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था, एडजॉइंट ए का क्या कर लीजिएगा, इसको क्या करना है, आपस में बदल देना है और इसका साइन चेंज कर देना है, तो 4 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -3 यहाँ होगा, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। और इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। तो मॉड ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, देखो 4 - 6 -2, तो मतलब 1/-2 और एडजॉइंट ए का वैल्यू 4 -2 -3 1। अब ये क्या हुआ, एक अलग मैट्रिक्स बना। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ए बी इंटू बी ए बराबर आ जाएगा, वो आई के बराबर आएगा, क्योंकि ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स है। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स में उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ यही होता है। चलिए 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अवकल समीकरण x dy/dx माइनस y बराबर 2x² है ना। मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं आपको बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। देखिए अवकल समीकरण x dy/dx माइनस y क्या है, x dy dx माइनस y बराबर 2x²। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका जनरल फॉर्मेट होता है dy/dx प्लस py बराबर q। ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट बच्चों। और इसका if मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, if, उसी को समाकलन गुणक भी कहते हैं हिंदी वाले, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बच्चों क्या होता है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। तो पहले तो हम इस फॉर्मेट को, इस इक्वेशन को अपने जनरल फॉर्मेट पे कन्वर्ट करेंगे, है ना। आप देखिए dy/dx अकेले है, y के साथ कुछ है, बराबर में q है, उस फॉर्मेट पे आना चाहिए, नहीं तो गलत कर बैठेंगे आप। तो पहले तो x से पीछा छुड़ाना है, तो x से दोनों तरफ कर दीजिए डिवाइड, क्या हो जाएगा, x कट जाएगा तो अकेले dy/dx हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, देखो -1/x इंटू वाई, मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया है, कैसे, तो x से जब उसको डिवाइड करेंगे तो -5/x होगा, और उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस को अंदर कर दिया, ठीक है, बराबर यहाँ एक x कट जाएगा तो 2x बचेगा। अब आपको क्या करना है, e टू दी पावर -1/x dx, इसका मतलब क्या होगा, e टू दी पावर log x होगा, लेकिन माइनस में होगा, और माइनस में log क्या होता है, प्लस में बन जाता है, उसको लिख देते हैं हम 1y करके, इसलिए e टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा a 1/x। कैसे, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, e टू दी पावर log x कुछ ऐसा हो तो आप उसको सीधा x कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको मिला क्या क्वेश्चन है बच्चों, मिला -log x, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे e टू दी पावर log 1/x, प्लस में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ जो बचा है वही यहाँ बच गया, इसका मतलब यहाँ 1/x है तो 1/x बच जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा 43 का, ठीक है। 60 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
वैसे ही बच्चों मैंने कहा था 1 नंबर वाला जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, 1 मिनट। हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों 1 नंबर वाले में मैंने कहा था कि 1 से लेकर 100 तक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आपको शुरू में उलझना नहीं है, आपको शुरू से अपने फेवरेट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए निकल जाना है। और जब आप 2 नंबर वाले में पहुंचे तो वहां भी ये रणनीति अपनाएं, क्योंकि वहां भी 30 क्वेश्चन है और वहां भी 15 का ही जवाब देना है। तो आप क्या कीजिए, आप पहले किसी टफ क्वेश्चन में उलझने के बजाय सिंपल क्वेश्चंस का एक टिक आउट कीजिए। पहले 1 मिनट लगेगा, फटाफट एक सरसरी निगाह से 1 से 30 तक देखिए और टिक आउट कर लीजिए, और फिर देखिए कि कितना हो गया, उसको फटाफट बना डालिए और उसके बाद रिस्क लीजिए, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन करना है 30 में से, 15 छोड़ देना है। तो अपने क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को गंदा करने के बजाय आप पहले ही थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, सेलेक्टिव हो जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए, चुन लीजिए और तब दे दनादन सॉल्व कर लीजिए। 5 नंबर वाले के लिए मैं अंत में टिप्स बताऊंगा, क्योंकि 5 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से 4 का जवाब देना है। तो वीडियो के अंत में मैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे, कौन कौन से पोर्शन से और किस तरीके से करें वो सब टिप्स आपको बताऊंगा अंत में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5π/6। कैसे होगा मैं बताता हूं, ठीक है। वैसे तो 7π/6 भी ऑप्शन में है, लेकिन 5π/6 होगा कैसे, क्या पूछा, का मान बराबर है, किसके बराबर है। तो देखो cos इनवर्स cos 7π/6 है, और आपको पता है कि cos हमारा जो थीटा है बराबर होता है cos 2π - थीटा के, ये बराबर होता है। तो यहाँ जब हम 2π - थीटा करेंगे तो 6 गुना 12π - 7π मतलब 5π/6 बचेगा। तो 5π/6 इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इनवर्स का है। कॉट इनवर्स देख लो, मैंने कहा है आपको सारा फॉर्मूला जो इनवर्स वाला है सिंपल उसको याद कर लीजिएगा। मैं वीडियो के अंत में, ये 60 इंपॉर्टेंट है, इसको करना जरूरी है, वीडियो के अंत में मैं कुछ और बातें भी बताने वाला हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 45, ये तो सीधा हमारा π/2 होगा, और cot π/2 cot 90 क्या होगा सोचो, cos 90/sin 90 मतलब 0। चलिए d/dx ऑफ cot इनवर्स x आपको पता है फॉर्मूला, -1/1 + x² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का आ जाता है हमारे पास, sec² log x/x। सिंपली इसमें क्या करना है बच्चों, log x पुट करना है, 1/x dx गायब हो जाएगा। तो जब हम यहाँ log x को पुट करेंगे t तो sec² t dt मिलेगा, और sec² का tan t मतलब tan log t प्लस k, ये हमारा यहाँ आंसर होगा। अब देखो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। sec² log x अपॉन x इंटू dx। तो पुट, मैंने क्या कहा, पुट log x बराबर t, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही पुट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, sec² है ना, यहाँ t होगा, और देखो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx बराबर dt, क्योंकि dt/dx होता, तो 1/x, देखो नीचे x इंटू dx के बदले dt हो जाएगा, और इसका आंसर हमारा tan t हो जाएगा। और tan t का वैल्यू वापस डाल देंगे, ऑप्शन ए सही है। 48 नंबर क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स है अगर ए है ना, जिस जो क्या है विषम सममित है, तो क्या होगा, वो हमारा aij बराबर -ji होगा, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec², अगेन वही फॉर्मूला sec² t का, जैसे tan t वैसे ही sec² 3x + 5 का tan 3x + 5 होगा, लेकिन x के साथ जो 3 है कोफिशिएंट वो नीचे डिवाइड में आएगा, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ भी सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, देखो सिंपल फॉर्मूला, जैसे मैंने cosec x का पहला ही क्वेश्चन था शायद इसका, कि cosec x का इंटीग्रेशन था, और मैंने वहां पे आपको बताया था कि किस तरीके से cosec x आया है, उसका फॉर्मूला बना है। तो tan x का क्या हो जाएगा, log sec x या माइनस log cos x, ये दोनों याद रखना है, log sec x या माइनस log cos x। तो log sec x है यहाँ ऑप्शन में सही है, या ये नहीं होता माइनस log cos x होता तो वो सही हो जाता हमारा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा और आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पूछा है क्या, 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। मतलब आपको 3 है ना, 3 रो 3 कॉलम वाला 3 रो 3 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बनाना है बच्चों, जिसमें क्या डालना है, सिर्फ 0 और 1, मतलब उस मैट्रिक्स के घर को सिर्फ 0 और 1 से सजाना है। तो ध्यान दो कि अगर 3 रो 3 कॉलम वाला होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 3 रो 3 कॉलम वाला होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होंगे। अच्छा, यूज किसको करना है, 0 और 1 को, तो यूज करने वाला जो नंबर है वो 2 है, और टोटल 3 रो 3 कॉलम में एलिमेंट कितने आते हैं, तो 9, तो 2 का पावर 9। ये 2 कहां से आया, इसको पकड़ लो, क्योंकि ये 2 नंबर है 0 और 1 जिसका यूज करना है। अगर यहाँ 3 नंबर होता तो यहाँ 3 लेते, अगर यहाँ 4 नंबर होता तो यहाँ 4 लेते और 4 का पावर 9 करते, तब आंसर आता। तो मतलब यहाँ 512 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ट्रिक को समझ लो, क्या किया मैंने, प्रविष्टियां कितना है, इंट्रीज कितना है, इंट्रीज ऑल इंट्रीज है 2, 0 और 1, तो इसलिए 2 का पावर 9। अच्छा, अगर हमें 3 रो 3 कॉलम वाला नहीं 2 रो 2 कॉलम वाला बनाना होता तो उसमें कितना एलिमेंट होता, टोटल 4, इसलिए वहां 2 का पावर क्या कर लेते, 4। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर, ये क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में लीनियर प्रोग्रामिंग का आएगा और वो अंत में आएगा। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में है ये, मैं इसका भी आंसर बताऊंगा, और कैसे आप 5 मार्क्स वाले में लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके लिए भी टिप्स बताऊंगा। एक क्वेश्चन पक्का फिक्स होगा कि आप जाएंगे एग्जाम में और वो बन ही जाएगा। आप हमारे तरीका को फॉलो कीजिए, आप यहाँ से सीखिए कैसे करूंगा, है ना, कैसे करेंगे हम लोग। चलिए, z बराबर है दिया हुआ, देख लो 3x + 2y। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे लिख देना है गिवन, है ना, z बराबर जो जो डाटा दिया है लिख देना है, z बराबर इतना। फिर क्या होगा, जहां की व्यवरोध मतलब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट या सब्जेक्ट टू, ऐसे लिख देना है, सब्जेक्ट टू x + 2y ≤ 10। उसके बाद 3x + y ≤ 15, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0। ये हमारा ऐसे पहले लिखना है कि गिवन z बराबर इतना, सब्जेक्ट टू इतना लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद बच्चों एक एक स्टेप को इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक एक स्टेप यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, फ्रॉम द गिवन कॉन्स्टेंट्स, फ्रॉम द गिवन सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, फ्रॉम द गिवन सब्जेक्ट, है ना, वी हैव, है ना, क्या है हमारे पास, वी हैव फॉलोइंग इक्वेशन, याद रखना क्या इक्वेशन होगा हमारा, तो x + 2y क्या होगा, x + 2y = 10 और 3x + y = 15, ये 2 इक्वेशन होगा। फिर आपको एक ग्राफ का पेज मिलेगा, उसी में ग्राफ के पेज पे इस दोनों इक्वेशन को कैसे खींचोगे वो तरीका अब मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि गिवन फिर इतना करने के बाद आपको पहले ग्राफ के पेज पे ग्राफ खींचने का तरीका सीखना है, और कैसे खींचेगा वो मैं बताता हूँ। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मिनट इस वीडियो को मतलब इस तरीके को आप देख लीजिए, आपका क्या मिलेगा, आप आराम से उसका 5 मार्क्स मिल जाएगा आपको, है ना, आप आराम से 5 मार्क्स उसका ले पाएंगे। चलिए कैसे बताना है, कैसे करना है, तो देखो x + 2y = 10, कैसे ग्राफ बनेगा, सिंपल सा ट्रिक समझ लो, x = 0 रख दो तो y क्या मिलेगा, 5, तो y का 5, y = 0 रख दो, x क्या मिलेगा, 10, x का 10, ये हमारा लाइन हो गया पहला, ठीक है, ये हमारा पहला लाइन हो गया। उसके बाद क्या है, ये इतना इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब लेस देन है, तो लेस देन है मतलब रीजन वो मैं अंत में आता हूं, पहले इसको देख लो। और 3x + y बराबर क्या होगा, 15, एक इक्वेशन, तो उसका क्या होगा, जब y 0 होगा तो x 5 होगा, और जब
x 0 होगा तो y 15 होगा, तो समझो ये सीधा ऊपर की तरफ कहीं पे जाके उससे मिलेगा 15 पे, ठीक है, ऊपर वो 15 पे मिलेगा, यहाँ पे 0,15, ये हमारा क्या था, ये हमारा था 0,5, ये हमारा क्या है, तो ये 5,0 है और ये 10,0 है, 10,0 है। वैसे ही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा उसका भी पता करना है, ठीक है। क्या होगा, तो दोनों लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों, जब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बाद ये ग्राफ खींच लेंगे, फिर लिख लेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, वो लिखने के बाद x इक्वल्स टू क्या मिला वो सॉल्व कर दो। तो क्या करो, इसमें 3 से गुना कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 3x कट जाएगा, यहाँ 6y में से y घटेगा 5y, यहाँ 30 में से 15 घटेगा 15, तो 5y बराबर 15, y बराबर मिल जाएगा 3, तो y का वैल्यू हो गया 3। अब ये 3 अगर हम यहाँ डाल देंगे y के जगह पे तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा पॉइंट्स। अब इसके बाद ग्राफ के पेज पे ड्रॉ करने के बाद बच्चों आपको एक रीजन डिसाइड करना होता है, जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो दिए हुए होते हैं उनको ऑब्जर्व करके, उन इनइक्वालिटीज को ऑब्जर्व करके आपको एक रीजन डिसाइड करना है। कैसे करना है, ठीक है, वो मैं बताता हूं। तो देखो क्या लिखा है, x प्लस 2y इज लेस देन या इक्वल्स टू 10, मतलब x प्लस 2y का जो वैल्यू है या तो 10 के बराबर है या 10 से नीचे है, 10 से कम है। तो हमारा ये लाइन था x प्लस 2y वाला, मतलब ये लाइन कह रहा है कि मेरे नीचे होगा, जो रीजन है, जो फिजिबल रीजन है वो मेरे नीचे होगा। ये लाइन क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 15, ये भी लाइन वही कह रहा है। अभी आप कम टाइम में इतना समझिए, इस तरीके से समझिए, है ना, कि 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 15 क्या है, ये भी लाइन कह रहा है कि नीचे, इसका मतलब दोनों कह रहा है नीचे। अब बच्चों मान लो कि दो लाइन इस तरीके से आपस में इंटरसेक्टेड हो और दोनों कहे नीचे, तो दोनों के झगड़ा को सुलझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे रीजन का निर्माण करना पड़ेगा जो रीजन क्या हो, दोनों उस पे सहमत हो, दोनों लाइन उस पे सहमत हो जाए। ये रीजन है जिस रीजन पे दोनों लाइन सहमत हो जाएगा। जरा समझिए कैसे, अगर हम इस रीजन की बात करेंगे तो ये इस लाइन के ऊपर हो जाएगा, तो ये लाइन मानने को तैयार नहीं होगा, इस लाइन के लिए तो ठीक ही है क्योंकि उसके नीचे है। अगर हम इस रीजन की बात करेंगे तो ये इस लाइन के ऊपर हो जाएगा, इस लाइन के नीचे हो जाएगा, तो ये खुश हो जाएगा, ये दुखी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो रीजन है हमारा क्या है, लेस देन, देखो लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है बच्चों कि फिजिबल रीजन जो रेड कलर से वो डॉटेड है वही है। तो हमारा ये कॉर्नर पॉइंट्स बनता है। उसके बाद क्या करना है, जो पीला से मैंने डॉट डॉट किया है, ये 4 कॉर्नर पॉइंट बनता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रीजन डिसाइड होने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, तो एक टेबल बनाना है, इस तरीके का एक टेबल बनाना है। इससे शॉर्टकट और आसान तरीका नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भरपूर नंबर पाने का। ठीक है, क्या करना है, इधर लिख देना है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, इधर क्या हो जाएगा, z हमारा, z क्या है, तो 3x प्लस 2y है। अब क्या करेंगे, एक एक करके पॉइंट लिखो, तो 0 0 5 0, दूसरा पॉइंट 4 3 और है 0 5। अब क्या हमसे पूछा है, ये जो पॉइंट है एक एक करके इसमें डालिएगा आप ग्राफ, तो ग्राफ वाले पेज पे बनाइएगा, याद रखिएगा इस बात को। अब जब ये वैल्यू डालिएगा तो पूछा हमसे था क्या, अधिकतम मान पूछा था। तो ये वैल्यू डालने के बाद किस पे सबसे मैक्सिमम अधिकतम मान होगा वो बताना है। तो शायद वो 4,3 पे होगा, क्योंकि 4,3 डालेंगे तो 4 3 12 और 3 डालेंगे 3 दूना 6, तो 12 और 6 क्या हो जाएगा 18। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मैक्सिमम मान, अधिकतम मान ये हो जाएगा। तो अंत में, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, अंत में ये टेबल बन जाएगा। तो अंत में लिखिएगा क्या बच्चों, वो भी मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट देखो क्या अंत में लिखना है, लिखना है हेंस फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय
बाउंडेड बाय जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स लिख देना है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट जो पॉइंट आएगा वो लिख देना है। ठीक है, इतना काम अंत में करके छोड़ देना है और आपका 5 नंबर पक्का। ये 5 नंबर के लिए एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया। वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे मैं 3 और क्वेश्चन जो है वो फिक्स कर देता हूं। आपको जाके एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेना है, ऐसे ही बना लेना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? ये एनसीईआरटी बुक में चौथा या 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। पहला एक्सरसाइज जो डिटरमिनेंट का है उसमें क्या करना है, ये इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 0 होता है। कैसे होता है, तो हमें पता है डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज। हम चाहे तो किसी भी रो को किसी भी रो में जोड़ सकते हैं, हम चाहे तो तीनों रो को भी जोड़ सकते हैं, हम चाहे तो तीनों कॉलम को भी एक साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही डिटरमिनेंट है। अगर हम इस डिटरमिनेंट में तीनों रो को जोड़ लेते हैं बच्चों, तीनों कॉलम को जोड़ दें, कुछ भी कर दें, तो ये सीधा 0 हो जाएगा उसका हर एक एलिमेंट। जैसे देखो, अगर हम इस कॉलम को इस कॉलम में जोड़ते हैं तो क्या है क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखो ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा 0, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, ए से कट जाएगा 0, और सब 0 0 0 हो जाएगा। और किसी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली 0 है तो भी उसका वैल्यू 0 होता है, या 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल है, एक जैसा है, तब भी उसका वैल्यू बच्चों 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 के तरफ। बहुत जल्दी हम लोग 60 पे पहुंचने वाले हैं। 54 हमारा फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूं। आपको क्या करना है, इस x क्यूब को पुट कर लेना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है ना, x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x क्यूब dx। ये है क्वेश्चन। आप इसको पुट कीजिए, x स्क्वायर dx गायब हो जाएगा, t का पावर t dt बनेगा, बाई 3 होगा, तो 1/3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, e टू दी पावर x क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। मैंने एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बताया था वीडियो के शुरू में ही, आप अभी फिर से याद कीजिए उसको। मैंने बताया था कि 1 प्लस साइन 2x जो है उसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, या साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। वैसे ही 1 माइनस साइन 2x जो है उसको लिख सकते हैं बच्चों cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, या साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब उसी को जब हम यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर भी बड़ा, ऊपर जो है वही चीज नीचे मिलेगा, ऊपर भी sin x प्लस cos x, नीचे भी sin x प्लस cos x मिलेगा, दोनों कट जाएंगे, 1 मिलेगा, उसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, a x प्लस k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है, यदि fx बराबर क्या हो, x स्क्वायर माइनस 1 हो और gx बराबर 2x प्लस 3 हो। ये जो क्वेश्चन है मैं इसको फुल एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, और इससे 2 मार्क्स वाले में भी क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो आया ही है, आएगा भी। ठीक है, तो कैसे आपको करना है वो आप देखिए। क्या है, दिया हुआ है हमारे पास एक फंक्शन है fx, वो कितना है, तो वो है x स्क्वायर माइनस 1। दूसरा फंक्शन है हमारा gx, है ना। फंक्शन में बेसिकली क्या ध्यान रखना है, x का क्या हाल हो रहा है, x के साथ क्या घटना घट रही है, उसी का ख्याल रखना होता है बच्चों। देखो जैसे यहाँ fx है तो इसने x का क्या हाल किया, x का स्क्वायर किया माइनस 1 किया। gx क्या कर रहा है, ये दूसरा फंक्शन है, ये x का क्या हाल किया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 किया, इसी से फंक्शन अलग अलग हो गया। ये स्क्वायर करके माइनस 1 कर रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 कर रहा है, यही फंक्शन का हाल है। तो पूछा क्या है हमसे, g ऑफ f, मतलब कंपोजिशन ऑफ, है ना, फंक्शन g एंड f, g ऑफ f, गॉफ
ठीक है, इसको क्या करो जी एफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, g के बाद ब्रैकेट में x है, उसका क्या हाल हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है प्लस 3 हुआ है। इसका मतलब है कि g के बाद यहाँ अगर ब्रैकेट में पेन आएगा तो 2 इंटू पेन प्लस 3 हो जाएगा। अगर इस ब्रैकेट में ढक्कन आएगा तो 2 इंटू ढक्कन प्लस 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ इस ब्रैकेट में क्या आया है, fx आया है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू fx प्लस बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वही जो gx कर सकता है वो किया fx के साथ। अब fx का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो क्या होगा 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, तो हमारा आंसर होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 आएगा और प्लस 3 की वजह से प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो आपने देखा ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, 2 मार्क्स वाले में अगर कंपोजिशन का फंक्शन पूछता है तो ऐसे आपको कंबाइन कर लेना है। मैं आपको बताता हूं, अगर यही f ऑफ g पूछता तो क्या करना होता, f ऑफ gx लिखना होता और अब f का ख्याल रखना होता। तो f ने क्या किया है, तो f ने x के साथ वो हाल किया है कि x का स्क्वायर किया है और माइनस 1 किया है। तो क्या करेगा ये fgx, तो ये gx का स्क्वायर कर देगा और माइनस 1 कर देगा। जैसे इसने x का स्क्वायर किया माइनस 1 किया, अब gx का वैल्यू यहाँ डाल दो तो ये क्या हो जाता 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो f ऑफ g फॉग का पता चलेगा। ये सेंट वाला फॉग नहीं है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला फॉग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ चुके होंगे। ऐसे ही 2 मार्क्स वाले में आप कर लीजिएगा। उसके बाद है अवकल समीकरण। फिर से एक अवकल समीकरण है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है cos स्क्वायर dy बाई dx प्लस y बराबर tan x। cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y बराबर tan x। ठीक है, इसका समाकलन गुणक पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। जहां भी बच्चों आपसे समाकलन गुणक पूछेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, आप आंख मूंद के समझेंगे कि वो क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो कैसे करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने फॉर्मूला बताया है। हमें dy बाई dx का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पीछा छुड़ाना पड़ेगा, है ना। कैसे, तो cos स्क्वायर से चलो इसको डिवाइड कर दो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से cos स्क्वायर गायब होगा, dy बाई dx क्या होगा, यहाँ y बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों। अब जब y बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा, है ना, y बाई cos स्क्वायर x होगा तो cos स्क्वायर x जो नीचे होगा वो ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा बराबर, फिर tan x है, नीचे sec स्क्वायर x आ जाएगा, वो ऊपर जाके cos स्क्वायर x इंटू tan x, वो उधर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर p के जगह पे sec स्क्वायर आएगा, मतलब sec स्क्वायर x dx और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, e का पावर tan x, a हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब 58 की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद 59 होगा, उसके बाद 60 होगा, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर tan x क्या होगा, 1/2 रूट tan x और tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x बाई 2 रूट tan x, हमारा आंसर हो जाएगा B। चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप आगे पढ़े होंगे बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना, उसमें एक थ्योरम है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, वो ये फॉर्मूला है कि कहीं पे भी इंटीग्रेशन होगा, e टू दी पावर x होगा और ब्रैकेट में कोई fx है, कोई फंक्शन है, प्लस उसका क्या हो, f डैश x हो, वहां पे अवेलेबल हो, उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, तो उसका सीधे आंसर हो जाता है e टू दी पावर x इंटू fx। ये रामबाण थ्योरम आप याद रखेंगे, है ना, नहीं तो उलझ जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, इस पे पूछ देगा तो क्या करना है, e टू दी पावर x और अंदर अगर fx हो, कोई फंक्शन हो और उसी का डिफरेंशिएशन भी वहीं पे अवेलेबल हो, तो आंसर इसका डायरेक्ट लिख देना e टू दी पावर x इंटू fx। ठीक है, तो क्या है यहाँ देख लो, e टू दी पावर x है, यहाँ cot x है और log sin x है। log sin x का ही तो डिफरेंशिएशन cot x होगा, क्योंकि log sin x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log sin मतलब sin log में है तो 1/sin,
फिर साइन का cos x, cos बाई साइन cot हो गया। इसका मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन है cot x, cot x का इंटीग्रेशन है log sin x। ये फॉर्मूला यहाँ आप सीख लो। तो क्या हो जाएगा, इसका ये डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका आंसर होगा e टू द पावर x इंटू लॉग साइन एक्स, e टू द पावर x इंटू लॉग साइन एक्स। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अंतिम क्वेश्चन, और उसके बाद 5 मार्क्स वाला जो मैं क्वेश्चन जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ उस पे आएंगे, है ना। एक तो मैंने बीच में बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन फिक्स आपको जाके करना है। कैसे करना है, बार बार उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा एकदम तरीका समझ में आ जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a 3 × 3 है ना कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो एडजॉइंट a किसके बराबर होगा। ये इन्वर्टिबल है, देखो बच्चों, तो अगर इन्वर्टिबल है तो क्या होगा, है ना, ये पूछा है हमसे। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि a क्या है 3 × 3 कोटि का इन्वर्टिबल मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट a क्या होगा, मॉड ऑफ एडजॉइंट a हमारा a स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, b। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं पूछते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स वाले में टोटल क्वेश्चन रहेगा 8। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताया कि आपको अपना जो फेवरेट चैप्टर है दे दनादन लगातार उधर से क्वेश्चन शुरू करना है, बढ़ते चले जाना है। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है उस चैप्टर के क्वेश्चन को देखिए तक नहीं, और अंत तक 100 तक पहुंचिए, और तब देखिए कितना क्वेश्चन आप कर पाए। अगर 50 हो चुका है तो ठीक, नहीं हुआ है तो रिस्क तब दूसरे किसी क्वेश्चंस में लीजिए। ठीक है, 8 नंबर वैसे ही आप 2 मार्क्स वाले के लिए भी कर सकते हैं। वहां भी क्या है 30 क्वेश्चन है, 15 का जवाब देना है। तो आप अपने फेवरेट चैप्टर्स का क्वेश्चन बनाते हुए बढ़े आगे, और जो भी टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा है ना क्वेश्चन मिले उसको पहले छोड़ते चलो, और आसान आसान क्वेश्चन को करते हुए चलो। फिर अंत में देखो कि क्या 30 में से 15 हम कर लिए, कम हुआ है कुछ तो कुछ रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर वाले में स्पेशली क्या है, एक क्वेश्चन मैंने कहा कि एलपीपी का करिए। ठीक है, अब बचा हुआ जो 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मैंने कहा एलपीपी का करिए, 2 क्वेश्चन आप कैलकुलस का पकड़िए। आप क्वेश्चन बैंक को देखिए, आप हमारे वीडियोस को देखिए, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक को देखिए, और जो 2 मार्क्स वाले जो कैलकुलस के जो क्वेश्चंस हैं मतलब 5 मार्क्स वाले में, उसमें से ढूंढिए आप कि आप कैलकुलस का कौन सा 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उस बहाने आपका कैलकुलस भी ठीक हो जाएगा। तो आप अभी से अगर कुछ देखेंगे तो आप ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2 क्वेश्चन कैलकुलस से ढूंढ लो, और एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन वहां रहेगा ही, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आपको फोकस 5 मार्क्स वाले में क्या करना है, एक एलपीपी का जो मैंने तरीका बताया उस पर कर लो। उसके बाद कैलकुलस का 2 क्वेश्चन करने का टारगेट रखो, और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का करने का टारगेट रखो, और 100% गारंटी है बच्चों कि क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये है अंत के समय में कुछ इस तरीके से अपना भाव रखिए, विचार रखिए एग्जाम को लेकर के। बिल्कुल मत घबराइए, अरे 12th का ही एग्जाम है, क्या हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, उससे कहीं बढ़ के आपका लाइफ है उस पर भी ध्यान रखना है। आइए चलिए हम इस वीडियो को अब यहीं पे रोकेंगे, और बेस्ट ऑफ लक, है ना, बहुत बहुत आप लोगों को क्या एक बेस्ट ऑफ लक। अब जो एग्जाम आपका आ रहा है आप उसमें खूब धूम मचाइए। ठीक है, आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए।